और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे मशहूर फिल्म स्टार अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगे एक्सचेंज फॉर मीडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग बत्रा और जनता की ओर से मुकदमा चलाएंगे जनता के वकील रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं आज फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसने कभी एक सीरियस एक्टर के तौर पर, कभी खलनायक के तौर पर, कभी कॉमेडियन के तौर पर आपका प्यार जीता, आपका दिल जीता। एक ऐसा एक्टर जिसने 21 साल के लंबे करियर में 315 से ज्यादा फिल्में की, हर बड़े बैनर के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर के साथ काम किया। पेश है आज का मुकदमा एक ऐसे ही फिल्म स्टार पर। मशहूर फिल्म स्टार अनुपम खेर आपकी अदालत में हाजिर हो। हरिओम हरिओम। मुझे इनसे बड़ा डर लगता है। और रजत जी, अगर आप इजाजत दें तो इस कुर्सी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बोलूं कुछ? जी जरूर। कि अर्ज है, वो जो एक शख्स तुझसे पहले यहां तख्त नशी था, वो जो एक शख्स तुझसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो मैं एक साधारण नागरिक हूं इस दुनिया, इस देश का। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा आपको। तो मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले आज के जज अनुराग बत्रा की इजाजत चाहेंगे कार्रवाई शुरू करने के लिए। को 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए अनुपम खेर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर इल्जाम है कि ये भरी जवानी में बूढ़े बन गए। अनुपम जी, हमारी फिल्मों में तो परंपरा तो यह है कि कोई 60 साल का एक्टर हो जाता है, वो भी पेड़ों के पीछे, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। आप अकेले ऐसे एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आए, शायद 27 साल की आपकी उम्र थी, लेकिन आपने 70 साल के आदमी का रोल किया। ये इल्जाम है या तारीफ है? मेरे ख्याल से देखिए, जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का कोर्स दिल्ली से किया और मेरे बाल उतरने शुरू हो गए थे। जब मैं बम्बई पहुंचा तो मैं बहुत पतला था, बाल थे नहीं। मैं इतना पतला था कि मैं अपने बारे में कहता हूं कि आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आइज। बाल थे नहीं और मैं लोगों को कहता था मुझे हीरो बनना है। तो बहुत सारे धक्के खाए मैंने। इस दौरान मैं महेश भट्ट साहब से मिला। महेश भट्ट साहब एक ऐसे कलाकार की तलाश कर रहे थे, नए कलाकार की, जिसको वो मेन रोल दे सकें सारांश में। जब मैंने सारांश का रोल सुना तो मुझे लगा कि ये मुझे एक्टिंग के बेस पे शायद नहीं मिल रहा, मेरे बाल कम है इसकी वजह से मिल रहा है। और वो इतना सशक्त रोल था कि कोई पागल ही होता जो उस रोल को मना करता। उसके बाद में आप पूजा भट्ट के डैडी बने, आप शाहरुख खान के पापा बने, अपनी बराबर की उम्र के अनिल कपूर के ससुर बनते रहे। अनिल कपूर को अच्छा नहीं लगेगा ये। अनिल कपूर तो ये कहते हैं कि अनुपम खेर ये बाप के ससुर के रोल इसलिए करते हैं, इस बहाने हीरोइन को बार बार गले लगाने का मौका मिलता है। आपकी ऑडियंस इस सवाल से बहुत खुश हो गई है, क्योंकि हर एक के दिल में कहीं ना कहीं हीरोइन को गले लगाने का ख्वाब तो होगा। भाई, मैं अनिल कपूर साहब से ये कहूँगा कि वो भी बाप और बेटे अंकल का रोल कर लें, उनको तो बिना वो रोल करे ऐसा है नहीं। क्योंकि जब बाप और
अंकल का रोल करते हैं तो जज्बात बाप और अंकल के ही होते हैं, जब कोई लव सीन हीरो करता है तो वो जज्बात कुछ अलग होते हैं। लेकिन बचपन से मैंने सुना आप देवानंद साहब के फैन थे। उनकी गाने, उनकी एक्टिंग, उनके गाइड का रोल आपका फेवरेट रोल था। जी जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देवानंद साहब आज 80 साल की उम्र में भी हीरो हैं? देखिए पहले बात तो मैं देवानंद साहब का अभी भी बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है कि जो कलाकार पेड़ों के आसपास भागता है, हीरोइन के पीछे भागता है, समुंदर में उठकर किलकारियाँ खेलता है, वो हीरो होता है। इंटरनेशनल सिनेमा पर क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि जो आदमी मेन कैरेक्टर करता है, जो आदमी डिफ़िकल्ट रोल करता है, वो हीरो होता है। आप अपने आप को हीरो मानते हैं, लेकिन हीरोइन तो कहती होंगी ना कि क्या करूँ राम बुड्ढा मिल गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी रोज़ी रोटी थोड़ा है। हीरोइन के बोलने से अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो आज मैं यहाँ थोड़ा होता। ये तो अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे इस बात से, मैं तो कहता हूँ कि भगवान बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा कर सके कि जो इस तरह के रोल कर सकें। आप बताइए कौन है मेरा सानी? मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन 22 साल में अभी दूसरा अनुपम खेर तो पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये सच नहीं कि 300 फिल्में करने के बाद भी आप वहीं पहुंच गए। आपने सारांश में बूढ़े आदमी का रोल किया था, अभी गांधी को मैंने नहीं मारा, फिर बूढ़े आदमी का रोल। मेरी उम्र के हिसाब से और मेरे टैलेंट को देखते हुए जो सबसे डिफ़िकल्ट रोल होता है फिल्म में, वो मुझे दिया जाता है। और आज से 22 साल पहले भी मैंने सेम रोल किया था, अगर उसको उम्र के हिसाब से देखा जाए, और आज से 22 साल बाद भी उसी उम्र का रोल कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप 22 साल बाद भी जब मेरे साथ आज के आपकी अदालत करेंगे तो ये सवाल पूछ सकेंगे। जब तक मैं इस कुर्सी पर बरकरार हूँ, आपके साथ बात करता रहूँ, मैं बूढ़े का रोल कितना ही करता जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। वजह ये तो नहीं है कि चूंकि बाल कम है सिर पे तो इसलिए वही रोल मिलते हैं? क्या है कि दुनिया में 2 ही किस्म के लोग हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज, और तीसरे किस्म के नहीं हैं। एक बड़ा अच्छा गाना मैंने बनाया था जो मैं स्टेज शोज करता था पहले। वो एक गाना था ऐ मेरे प्यारे वतन, उसकी धुन पर सुनना चाहेंगे आप? ऐ मेरे बिछड़े बालो फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सिर हुआ वीरान। फिर पास्ट को याद करके बोलता है, आंखों और माथे पे कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम, सूना ये सर कर गए तुम ते कब के घर गए, रह गए 2 कान। तो मैंने तो हर चीज़ को ह्यूमर में लिया है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को ह्यूमर के अंदाज से ही सीखा है। मुझ में ये कमी मुझे तो महसूस नहीं होती है। मैंने सुना कि आपने काफ़ी कोशिश की थी बाल उगाने की, कभी सिर दही में रख के सोते थे। अरे जी बिल्कुल मैंने वो हर कोशिश की है जो आज का बालों वाला आदमी करता है, जिसके बाल गिरने शुरू होते हैं। मैं वो रीठा बोलते हैं, रीठा क्या बोलते हैं, आंवला या कुछ, उसको पीस के 3 दिन ज़मीन के अंदर गाड़ के फिर 4 दिन लगा के बैठा रहता था। फिर मुझे किसी ने बम्बई में कहा, और बम्बई में एक्टर बनने गया था, तो कंघी करता था, कंघी करने से डरता था, फैन से डरता था, टैक्सी में गाड़ी नीचे रखने से डरता था, शीशा। किसी ने मुझे कहा कि ऊंट का सुसु लगाने से बाल वापस। तो मैं जुहू बीच पे ऊंट के पीछे खड़ा हो जाता था, प्लास्टिक की बोतल लेके। डेस्परेट था, फिल्मों में काम करना चाहता था, काम मिल नहीं रहा था, बाल निकल रहे थे। अब मुझे नहीं पता था कि ऊंट 3-4 दिन लेता है और ये भी नहीं पता था कि जब करता है तो बारिश गिराता है। सरकार, मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन जब बाल झड़ने लगते हैं तो कभी वापस नहीं आते, कोई उम्मीद नहीं है। बट आई एम हैप्पी, आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट फैशन। ये अब फैशन है, हर आदमी जो है, ब्रूस विलिस को ले लीजिए, हिंदुस्तान में सब एक्टर्स को ले लीजिए, और तो और एक्ट्रेसेस भी अपने बाल कटाने लगी हैं। तो ये तो हमने एक प्रथा शुरू की है, जो देश है और जो विदेश है वो बालों के बगैर लोगों का ही है। हमने तो जब फुटबॉल का फाइनल देखा तो भी बगैर बालों के टक्कर मारते देखा आदमी। हाँ, तो देखिए ना बाल कितने रास्ते में आते। बाल बच गए,
अब बाल बच्चे ही नहीं। जनता से पूछते हैं आपकी एक्टिंग के बारे में, आपके रोल के बारे में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। कौन कहते हैं ये बुढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते, ये इश्क करते हैं लोग, इन पे शक नहीं करते। कभी इसका फायदा मिला है आपको? बताएंगे कभी इसका फायदा मिला है आपको? शो के बाद मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा अमिताभ बच्चन से क्यों टकराते रहते हैं? अरे जैसे अभी नेशनल अवार्ड्स की बात चली है, उन्होंने जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू करा तो आपने 10.25 करोड़पति शुरू कर दिया। तो ऐसे क्यों होता है? नहीं, मैं तो अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी कोई ना मेरी इच्छा शक्ति है, ना मेरी ऐसी हिंदी फिल्म में कहा जाता है औकात है कि मैं उनसे टक्कर लूँ। मगर जहाँ तक नेशनल अवार्ड की बात है, मैं इस बारे में मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मैंने मीडिया से सुना है कि मुझे एक अवार्ड मिला है और एक अवार्ड उनको भी मिला है। जहाँ तक सवाल 10 करोड़ का है, वो तो मुझसे पूछा गया था करने के लिए, और मैं फेलियर से घबराता नहीं हूँ। और इस वजह से कि मैं घबरा जाऊँ और मैं उसके लिए कोशिश ना करूँ, ये मैं सोचता नहीं हूँ। मैंने गांधी को नहीं मारा में एक बहुत खूबसूरत पोएम है। वो लाइनें जो हैं रजत जी, वो मेरी ज़िंदगी का अभिन्न अंग हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अनुपम जी, कितनी हिम्मत है आपने सवालों के जवाब देने की, इल्जामात की सफाई देने की, ये देखने से पहले हम जरा एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। हरिओम। और एक ब्रेक के बाद अनुपम खेर पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है फिल्म स्टार अनुपम खेर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर इल्जाम है कि अब ये कामचोर हो गए हैं। अनुपम, एक जमाने में जावेद अख्तर साहब कहते थे कि हिंदी की फिल्म अगर बनानी है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक रॉ स्टॉक और एक अनुपम खेर। हर फिल्म में आपको रोल मिलता था जी। लेकिन अब जमाना यह आ गया कि ढूंढने से मिलता है अनुपम खेर। देखिए, जब मैं बहुत काम करता था, साल में 25 फिल्में करता था, तो लोग कहते थे अरे बहुत काम करता है। अब मैं कम काम करने लगा हूं तो लोग कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा है या कम काम करता है। लेजी नंबर 1 तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो बहुत काम करता हूं। ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं कि अनुपम खेर आजकल काम ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने काम, एक ज़माने में जब मैंने बहुत भूखमरी देखी थी, जब मैं सड़कों पर रहा था, प्लेटफॉर्म पे सोता था, उसके बाद जब मुझे काम मिला तो मैंने सोचा कि अब इतना काम मिलेगा, मैं 24 घंटे में 22 घंटे काम करूंगा। फिर 10-12 साल मैंने ऐसे काम किया, 15 साल। फिर मुझे काम से तकलीफ़ होने लगी कि मैं सेम काम क्या करता रहूँगा। जब मैं ही एज ए पर्सन ग्रो नहीं कर रहा था तो वो काम जो मैं करूँगा उसको कैसे अच्छे तरीके से करूँगा। तो मैंने चुनना शुरू कर दिया कि जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, वो मैं वही करूँगा। अब मैं चुनता हूँ। आई एम द किंग, आई एम नॉट लेजी नंबर 1। जिस रोल के बारे में, सारांश के बारे में पब्लिक ने इतना पसंद किया, अगर उसका इतिहास देखें तो रोल मिलने से 10 दिन पहले आपको हटा करके संजीव कुमार को वो रोल दे दिया गया था और काफ़ी रोए गए थे आप तब। मेरे एक दोस्त ने मुझे 10 दिन पहले फ़ोन करके बोला कि भाई मैं कल राजश्री प्रोडक्शंस के ऑफिस में गया था और मैंने सुना है कि तुमको इस फिल्म से निकाल दिया गया, जिसके लिए मैं पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा था, और आपकी जगह संजीव कुमार साहब को ले लिया गया है। तो मैंने महेश भट्ट साहब को फ़ोन किया, मुझे लगा किसी ने अफवाह फैलाई है। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब क्या ये सही है कि आपने मुझे निकाल दिया? कहते हाँ यार, वो राजश्री प्रोडक्शन वाले किसी एस्टैब्लिश एक्टर को चाहते हो, तुम न्यू कमर हो, तुम ऐसा काम करना, तुम दूसरे बूढ़े का रोल कर लेना। तो मैंने कहा जो आदमी मुझे पिछले 1 साल से कमिटमेंट के बारे में सिखाता रहा, इस चीज़ के बारे में सिखाता रहा कि अपने हक के लिए लड़ो, तो मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता। तो मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तरा पैक करके
टैक्सी में डाला और मैं ट्रेन के लिए जाने वाला था। सडनली मुझे याद लगा कि मुझे महेश भट्ट साहब को अपने मन की बात तो बता देनी चाहिए जाने से पहले। अब तो मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ, मेरी इनसे कभी मुलाकात होगी नहीं। मैंने टैक्सी उनके घर पे ले गया। मेरी बदकिस्मती से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो मैं 6 फ्लोर जो है उनके घर पहुँचा और उनको मैंने कहा कि क्या ये सही है? उन्होंने कहा हाँ तुम दूसरा रोल कर लो। तो मैंने कहा भट्ट साहब आप 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप 1 नंबर के चीट हैं। पर चूंकि मैं शायद इतना दुखी था तो मेरे को रोना वगैरह भी आ गया था और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं, आज के बाद आप पिक्चर नहीं बना पाएंगे। और डर भी गए, मगर उनमें एक इंसाफ का मादा है, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और राजश्री वालों को कहा कि ये फिल्म जो है ये तो मैं अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा, बाकी इतिहास है। इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी बात आपको लगे गलत है तो कम से कम बोल देना बहुत ज़रूरी है। कब आपकी काया पलट हो जाए इसका पता नहीं लगता है। अगर आप सारांश के उस बेस्ट सीन की एक झलक हमें दिखा दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। 22 साल बाद हाँ, हम उसी 27 साल के बूढ़े को आज जवान देखना चाहते हैं। जवान तो आज भी है मेरे दोस्त। टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए भी मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतना वक्त होगा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए प्लीज। दैट्स ऑल। ये बात सही है कि जिस एक्टिंग के प्रति आप इतने पैशनेट हैं जी, उस एक्टिंग को सीखने के लिए जब आप घर से भागे थे तो आपने माँ के मंदिर से 100 रुपए चुराए थे? जी चुराए थे। वो 100 रुपया लेकर मैं चंडीगढ़ गया था इंटरव्यू देने, वापस आ गया था और मेरे घर के बाहर पुलिस आई हुई थी। उन दिनों 100 रुपया खो जाना मतलब मेले में कोई बच्चा खो गया है। बच्चा तो मिल सकता है लेकिन 100 रुपया नहीं मिल सकता था। तो मेरी माँ ने बेचारी ने पता नहीं 6-7 महीने में वो 100 रुपया इकट्ठा किए होंगे। तो जिस दिन फिर मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू चंडीगढ़ गया था? मैंने कहा सॉरी माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा तू एक्टर बनने गया था? मैंने कहा जी सॉरी माफ़ कर दीजिए, अब नहीं कहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा डर मत, तेरा सिलेक्शन हो गया और 200 रुपये का स्टाइपेंड भी मिल रहा है, उसमें से 100 रुपये वापस अपनी माँ की मंदिर में डाल देना। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। अगर मैं चोरी नहीं करता तो मैं आज एक्टर नहीं होता। लेकिन इस एक्टिंग के अलावा आपके किस किस फील्ड में कितने कितने फेलियर हुए? आपने जिस चीज़ में हाथ डाला उसका बेड़ा गर्क कर दिया, इसको लेकर मेरे पास इल्जामात है। अच्छा, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अनुपम खेर पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं फिल्म स्टार अनुपम खेर से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर आरोप है कि एक्टिंग को छोड़कर ये हर फील्ड में फेल हुए। वो एक्टिंग जिसके लिए आपने 100 रुपए चुराए थे उसमें तो आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन ये सही है कि इसके अलावा आपने जिंदगी में जो शुरुआत की, पहला नाटक आपने स्कूल में किया था उसमें भी फेल हुए थे, काफी पिटाई हुई थी आपकी। मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था इसलिए मुझे मेन रोल मिला था। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में था। प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान। मैं बहुत ही पतला था जैसा कि मैंने बताया, तो मुझे मिला पृथ्वीराज चौहान का रोल और एक दूध वाले का जो बेटा था उसका नाम था नंद किशोर, उसको मिल गया था जयचंद का रोल। प्ले में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है और उसको पाने के लिए उसको 3 बार उसको हराना पड़ता है। प्ले देखने मेरे पिताजी और मेरा पूरा खानदान आ गया। जब पर्दा उठा तो पता नहीं क्यों खेर खानदान एक तरफ बैठा था और नंद किशोर की फैमिली एक तरफ बैठी थी। और नंद किशोर साइज में मुझसे 5 गुना मोटा था। प्ले शुरू हो गया, मैंने डायलॉग वायलॉग बोल दिए। जब उसको गिराने का टाइम आया तो मेरा डायलॉग था, चला जा ना बकवास कर तू, नंदू गिर। नंदू नहीं गिर रहा, फिर गिर गया। उसको याद आया, टीचर ने धक्का दिया। फिर चला जा ना बकवास कर तू, नंदू गिर। नंदू गिर गया।
तीसरी बार चला जाना बकवास कर तू। सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया। उसने बोला नंदू आपके गिरा तो बेटा घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा। नंद किशोर ने ऑडियंस में उठाकर मुझे फेंक दिया मेरे पिताजी की गोद में। तो इसलिए ये कहना कि एक्टर्स बॉर्न एक्टर्स होते हैं, ये सब बकवास है। मेरा पहला प्ले डिजास्टर था। उसके बाद भी मैंने 2-3 प्लेस किए थे। मैंने सुना कि पहली मोहब्बत जिंदगी में हुई, उसमें फेल हुए आप। हमारे मोहल्ले में वो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले पिक्चर दिखाते थे, तो मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था। तो फिल्म दिखा रहे थे उपकार। मनोज कुमार ने सबसे बड़ा उपकार मेरे साथ किया था, मेरी बगल वाली सीट पर एक छोटी सी लड़की को बिठा दिया था। ये छोटे बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने छोटे होते नहीं हैं। तो फिल्म देखते देखते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मनोज कुमार का गाना चल रहा था, मेरे दोस्त देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यहाँ मेरे बारे में वो सच हो रहा था। फिल्म खत्म हुई, दूसरे दिन वो लड़की का भाई मेरे पास एक चिट्ठी लेकर आया और चिट्ठी में लिखा था, प्यारे अनुपम, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है और दिन का करार चला गया है। मतलब बहुत ही फिल्मी ढंग की चिट्ठी थी। ये हिंदी फिल्मों ने बच्चों पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, बच्चों को लेटर लिखना सिखा दिया है, लव लेटर। मैं वो लेटर लेके अपने दोस्त के पास भागा। मैंने कहा भाई विजय, ये लव लेटर आया है। तो हम दोनों ने, अरे उसने कहा वेरी गुड। तो हम दोनों ने 4-5 शेर व शायरी की किताबें ढूंढी और उसमें से एक शेर चुन लिया हमने, विच बिकेम माई फर्स्ट लव लेटर। मैंने लिखा कि किसी के कान में हीरा, किसी के हार में हीरा, मुझे हीरों से क्या लेना, मेरा महबूब है हीरा। तो जैसी चिट्ठियां एक्सचेंज हुई ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो गई। नेक्स्ट स्टेप था फोटो एक्सचेंज। उस जमाने में फोटो में बहुत एक्सचेंज करते थे। तो मैंने शिमला के रोशन स्टूडियो में जाकर अपनी जिंदगी का पहला पासपोर्ट फोटो खिंचवाया। कभी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही डरावना था। हमने अपनी प्रेम लीला के लिए रामलीला को चुना। तो नीचे दर्शकों में रामलीला देखने के लिए मेरी माताजी बैठी थी और ऊपर बैल्कनी में मैं बैठा था, मतलब मैं खड़ा था। तो जैसे ही उसने बगल वाली बैल्कनी से उस लड़की ने फोटो मेरी तरफ खिसकाई, मैंने अपनी फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। ठीक उसी वक्त स्टेज पर रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और वो मेरे हाथ से फोटो छूट के जाके गिर गया, पड़ा गया मेरी माँ की गोद में। माँ ने फोटो देखा, बेटे का फोटो, फोटो पलट कर देखा, उस पे लिखा था मेरी प्यारी, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, तुम्हारे प्यार में गर्क अनुपम। माँ ने ऊपर देखा, मैं विजय सहगल के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। उस दिन रामलीला में हे धरती मैया मुझे अपनी गोद में संभाले कहने वाले 2 लोग थे, सीता मैया और मैं। तो मेरी पहली मोहब्बत का वो आखिरी दिन था। अब फेल था, फेलियर थी, बिल्कुल फेलियर था। आपकी सिर्फ पहली मोहब्बत फेल नहीं हुई, आपने जब जब प्यार में कहीं आगे बढ़ने की कोशिश की, आपने जरूर जूते खाए। अरे रजत जी, आप कमाल कर रहे हैं। हाँ, 11वीं क्लास में था मैं। एक बहुत ही खूबसूरत चुलबुली सी लड़की आई हमारे मोहल्ले में। पूरा मोहल्ला उसके पीछे बर्बाद था। मैं और विजय सहगल तो तबाह हो गए थे, हम उसके पीछे ही चलते रहते थे। तो 2 महीना चलने के बाद विजय सहगल बोला, यार इसको बोल दे आई लव यू। तो फिर 1 महीना उसके पीछे चला। छोटे शहरों में पीछे चलता आदमी बहुत टाइम। आजकल तो 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। उस जमाने में 6-6 महीने लग जाते थे एक्सचेंज में भी। तो 1 महीना और चलने के बाद मैंने एक दिन उसको बोल दिया, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो। अच्छा, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल की थी, आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो मैडम, मैडम आई लव यू। तो वो बोली मी टू। तो अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी, मैंने कहा लगा मी टू। मैंने कहा कुछ मारने वाली लगी, तो मैंने कहा सहगल बोल रही है मी टू। कहता मी टू का मतलब मैं भी। मैंने कहा तू भी मतलब एक फूल 2 माली। कहता नहीं, इसका मतलब अंग्रेजी में मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूँ, अगली बार मिलेगी तो बोल देना आई वांट टू किस यू। तब मुझे लगा कि ये दोस्त जो है मेरा मुझे पिटवा कर खुद उसके साथ लपकना चाहता है।
पर उसने कहा बोल तो दे। मैंने कहा पागल हो गया, उसको बोल दूंगा आई वांट टू किस यू तो मुझे लपड़ नहीं मारेगी। तो कहता एक किस के लिए 4-5 थप्पड़ खा लेना। तो मैंने उसको बोला हेलो एक्सक्यूज मी, फिर मिल गया 1 महीने के बाद में उसको, हेलो मैडम एक्सक्यूज मी, लव यू, हेलो डार्लिंग, हेलो वांट टू किस यू, और थप्पड़ आने के इंतजार में खड़ा रहा। लेकिन वो बोली स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन। मेरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर बाद में पता लगा कि एनुअल फंक्शन में तो भी 8 महीने बाकी हैं। तो मैंने कहा सैगल वो तो 8 महीने बाद किस कर रही है। तो सैगल बोलता तूने आज तक कितनी लड़कियों को किस किया है। मैंने कहा एक को भी नहीं। तो कहता एक किस के लिए 8 महीने नहीं रुक सकता, चल तब तक किस की प्रैक्टिस कर। मैंने कहा किस की प्रैक्टिस कैसे। कहता कोई गिलास विलास लेकर प्रैक्टिस कर। कमबख्त ने ये नहीं बताया कि स्टील का गिलास लेना, शीशे का नहीं। मैं शीशे के गिलास पे प्रैक्टिस करने लगा। होंठ कट गए, सूज गए। तो मुझे लगा किसिंग में ऐसा होता होगा। बहुत साल बाद पता चला इट डिपेंड्स। ये लंबा किस्सा है। उसके बाद उस लड़की ने सडनली मुझसे कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें किस करूंगी कि मैं साड़ी पहन कर आ रही हूं, तुम सूट पहन कर आना। अब मेरी पुश्तों में 7 पुश्तों में किसी ने सूट नहीं पहना था। तो उसने कहा लिसन तभी किस करूंगी जब सूट पहन कर आओगे। तो शाम को हम सब लोग खाना खा रहे थे। मेरे भाई के हाथ में नवाला था, मेरे पिताजी पानी पी रहे थे और मेरी माँ गरम गरम सब्जी मेरे पिताजी की प्लेट में डाल रही थी। तो मैंने पिताजी से कहा पापा सूट चाहिए। मेरे भाई का नवाला मुंह से बाहर निकल आया। पिताजी का पानी कान से बाहर आ गया और मेरी माँ जो गरम गरम सब्जी पिताजी की प्लेट में डाली थी उनके पजामे पे डाल दी। सूट किस लिए चाहिए तेरे को। मैं पापा हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रिंसिपल ने कहा है कि तभी तुमको प्राइज मिलेगा जब सूट पहन कर आओगे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि प्रिंसिपल ने कभी जिंदगी में सूट पहना है। क्या जी, उन्होंने सूट बनवा कर दे दिया। तो हमने तय किया कि एक रेलवे ब्रिज के नीचे किस करेंगे। तो मैं और विजय सहगल सुबह सुबह जाकर उस ब्रिज के सारे बल्ब तोड़ाए। हम अपनी किसिंग वाली घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं चाहते थे। खैर वो 8:30 बजे आई साड़ी में और मैं भी अपना ब्लू सूट विद वाइट स्ट्राइप्स, बहुत ही हॉरेंडस सूट था और फिटिंग तो उसकी पता नहीं क्या थी, और बैठ गया। खामोशी। अच्छा प्रॉब्लम ये थी कि छोटे शहरों में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं थोड़ा डरा हुआ नहीं था। पर उस लड़की का घर जो था वो बिल्कुल जहाँ ये आपका दरवाज़ा है ना वहीं पर था, और पता नहीं हमें क्या सूझी थी, इस ब्रिज के नीचे हम किस करने वो बैठ गई। तो अब किसिंग का इंटरेस्ट देख रहे हैं आप। अब अगर मैं बोलूं किसिंग का बाकी किस्सा ब्रेक के बाद तो आप मुझे मारेंगे। तो एक सेकंड जो है 1 घंटे के बराबर लग रहा था। खैर मैंने अपनी किस्मत अपने होठों पर ली और उसकी तरफ बढ़ा। वो भी आंखें बंद करके मेरी तरफ बढ़ी। अब ये बेआबरू या बेसब्र होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे। अचानक उसके घर की लाइट जल गई और उसका बाप हाथ पांव ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। विजय सहगल ऊपर से चिल्लाया, ओए मत करियो। मगर मेरे होंठ निकल चुके थे। उसने अपने घर की तरफ देखा, मेरे उसके होंठ उसके कान में जाकर किस करने लगे। उसने कहा इडियट, कान से हटो, कान में क्या कर रहे हो। तो मेरा पहला किस था जो भी डिजास्टर था। सही बात है ये किस्सा। मैं बात कर रहा था आपके फेलियर्स की। पीछे पड़ गए आप मेरे फेलियर्स के। आप ये तो मेरी कामयाबी है, ये मापदंड है। किसी ने कहा है कि, माफी चाहता हूं आपके सवाल के बीच में बोल रहा हूं, फेलियर जो है वो जिंदगी के मापदंड हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं फेलियर का। मैं फेलियर से क्यों नहीं डरता। ये किस्सा है 10वीं क्लास में था मैं। ये निजात मिल गई थी मुझे, फ्रीडम मिल गई थी फेलियर से। और ये मैं अपने आपके प्रोग्राम के जरिए, जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, अपने आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि फेलियर इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। इट्स योर एटीट्यूड हाउ यू टेक इट। मेरे पिताजी, एक दिन मैं 11वीं क्लास में बैठा था, 3:30-4 बजे के करीब शाम को, मैं DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। बोले आए कि चलो निकलते हैं स्कूल से, छोड़ के चलते हैं। मतलब मैंने कहा छुट्टी ले रहे हैं। कहते हाँ। तो मुझे ले गए। शिमला में एक अल्फा रेस्टोरेंट है,
जिसमें हम 6 महीने में एक बार जाते थे जब पिताजी के पास थोड़े पैसे होते थे, और मतलब वो 6 महीने में उस रेस्टोरेंट में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो 2 महीने पहले हम वहाँ जा चुके थे। तो पिताजी बोले अल्फा चलोगे? मैंने कहा अभी 2 महीने पहले गए थे, अभी तो 4 महीने बाद जाना है। कहते नहीं चलो चलते हैं। तो हम बैठ गए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा क्या खाओगे? वहाँ पर जाके अगर मटन समोसा खा लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने डरते डरते बोला मटन समोसा। कहते मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा आपकी लॉटरी निकली है या आपकी प्रमोशन हुई है? कहते नहीं तू खा तो सही। मैंने खाया। फिर बोले और क्या खाओगे? फिर मैंने गुलाब जामुन खाए। फिर बोले और क्या? मैंने तब तक एस्प्रेसो कॉफ़ी नहीं पी थी। तो मैंने कहा वो मशीन वाली कॉफ़ी पीऊँगा, वो भी मंगवा ली। मैंने कहा आप मुझे जो ये पार्टी टाइप दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं? कहता मैं एजुकेशन बोर्ड गया था, तू फेल हो गया है। तो मैंने कहा तो फेल हो गया तो आप मुझे अल्फ़ा में लेकर ये मटन समोसा और ये कॉफ़ी और ये गुलाब जामुन क्यों खिला रहे हैं? कहते हैं कि बेटा तेरे फेलियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि तू ज़िंदगी में कभी फेलियर से ना डरे। तो वो बात ने मुझे आपके फेलियर के बारे में बहुत सारी बातें पूछनी थी कि एज डायरेक्टर आप फेल हुए, एज प्रोड्यूसर आप फेल हुए, NSD के आप जब गए तो फेल हुए, सेंसर बोर्ड में फेल हुए, लेकिन ये सब फेलियर की चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने फेलियर से लड़ना सीख लिया है और फेलियर को आपने एक चुनौती बना दिया है। तो कम से कम ये पॉइंट मैं आपको ग्रांट कर रहा हूँ। थैंक यू। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अनुपम खेर पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं जाने माने एक्टर अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर आरोप है कि अपने आप को ये गंभीरता से नहीं लेते। अनुपम जी, लोगों ने जब आपको पसंद किया एक गंभीर एक्टर के तौर पर, तब आप कॉमेडियन बन गए। लोग आपको कॉमेडियन की तरह पसंद करने लगे तो आप खलनायक बन गए। आप तय क्यों नहीं कर पाते कि करना क्या है? हाँ, पहली बात तो आपके सवाल में मेरी तारीफ है। एज एन एक्टर आई थिंक अगर आप मुझे ये सब चीज़ें बोलते हैं तो ये मेरी उपलब्धियाँ हैं, और आपने हर चीज़ के आगे नंबर 1 जो लगाया है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चाहे वो कुछ भी है, नंबर 1 होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये हमारे देश में आज से एटलीस्ट 22-25 साल पहले जब मैंने फिल्मों में आना शुरू किया था, एक होड़ थी टाइप कास्टिंग की। जो पहला रोल करता था इंसान पूरी ज़िंदगी उसी में निकाल देता था। बहुत सारे एक्टर्स जैसे ऐसे थे। इफ्तिकार साहब अगर पुलिस अफसर बने तो जिंदगी भर वही बनते। इफ्तिकार साहब, एक और असित सेन करके एक्टर्स थे जो ऐसे बोलते थे, हाँ जी क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करते। बहुत सारे, एक ही नहीं, बहुत सारे लोग थे। तो मुझे लगता था कि मैं अपने आप को चुनौती देना चाहता हूँ। ये एक्टर की खुद की इनसिक्योरिटी है कि वो उसी रोल को पूरी ज़िंदगी करना चाहता है। तो जब मैंने सारांश की, उसके बाद मैंने कर्मा की, डॉक्टर डैंग, उसके बाद मैंने राम लखन की, बिकॉज मुझे सिखाया गया था ड्रामा स्कूल में कि एक्टिंग का कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, उसमें हर किस्म के रोल आपको करने हैं। तो अगर मुझे आप जोकर नंबर 1 की उपाधि देते हैं तो ये बैटमैन में जैक निकलसन ने ये रोल किया था। लेकिन ये बात सही है कि डॉक्टर डैंग में जो आपने रोल किया था उसको आपने असली ज़िंदगी में उतार दिया। उसमें आप दिलीप साहब से कहते हैं, ये थप्पड़ की गूंज के बारे में एक डायलॉग था आपका, राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डैंग को पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। ये डॉक्टर डैंग का वादा है, तुमसे सुनाई देगी। और फिर आपने स्टारडस्ट मैगजीन के एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया, उसको गूंज सुना दी। क्या है कि कभी कभी जिंदगी में अपने असूलों पर चलने के लिए कुछ अनपॉपुलर चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई विल रादर बी अनपॉपुलर देन कॉम्प्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल्स। तो उसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट स्लैपिंग दैट जर्नलिस्ट, आई फेल्ट बैड अबाउट इट, बट आई हैड टू डू दैट एट दैट टाइम। और जब मैं थप्पड़ की बात जो दिलीप साहब के साथ कर रहा था, मेरा पहला दिन का काम था दिलीप साहब के साथ। तो उससे पहले वैसे भी मैंने उनको फिल्मों में देखा था, तो 2-3 घंटे तो मैं उनको देखता ही रह गया कि इनके दिलीप साहब के हाथ कैसे हैं, मुझे गंगा जमुना। तो जब आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करते हैं और उनकी महानता को एक्सेप्ट करते हैं
तो उनके साथ काम करना आसान हो जाता है। और क्योंकि पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, 100 प्लेस कर चुका हूँ, इतना काम कर चुका हूँ, इनसिक्योरिटी होती नहीं है। जिस एक्टर को ज्ञान नहीं हो कला का, वो इनसिक्योर होता है, वो थप्पड़ वप्पड़ की बात करता है इधर उधर। ये ज़रूर लोग जानना चाहेंगे कि आपने जो रोल किए कॉमेडी के, जो आपने रोल किए विलन के, आपने डॉक्टर डैंग वाले रोल का जिक्र किया, कॉमेडी में ऐसा कौन सा रोल था जिसमें आपको लगा कि हाँ मैंने एक्सीलेंस इसमें हासिल की? फिल्म फेयर अवार्ड्स में मुझे 4 अवार्ड्स मिले हैं, वो बेस्ट कॉमिक एक्टर के मिले हैं। उसमें राम लखन अलग किस्म की कॉमेडी थी। देखिए कॉमेडी भी अलग अलग किस्म की होती है, किसी को तकलीफ पहुंचा के भी कॉमेडी होती है। आम जिंदगी में कोई सड़क पर केले के छिलके पर गिर जाए तो उसके लिए तो टांग टूट जाती है, बाकी लोगों को हंसी आती है। बहुत सारी कुछ होती है जो डायलॉग ओरिएंटेड कॉमेडी है। मैंने कभी डबल मीनिंग के डायलॉग की कॉमेडी नहीं की है। बहुत एक आदि वो क्या कूल है करके एक फिल्म आई थी, क्या कूल है, उसमें मेरे 1-2 शायद डायलॉग ऐसे थे। राम लखन में बड़ा अच्छा वो सीक्वेंस था, वो कहता है सतीश कौशिक मुझे कि सेठ जी, वो जब अंडे पे बैठने वाला सीक्वेंस था कि सेठ जी सेठ जी सेठ जी, तो जब मैं बैठ जाता हूँ मैं कहता हूँ ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा अंडा नहीं बोल सकता था क्या? अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ये सिचुएशन पे हंसी आती है। शोला और शबनम में जिसमें वो मूछें थी मेरी और मैं श्रीदेवी जो एक्ट्रेस है उससे मोहब्बत करता था, तो वो अलग किस्म की, उसमें वो मेरी मूछें कटवा देती है गोविंदा, इस तरह का। तो लोगों को उस बात पे हंसी आती है कि मैं अपने आप को शीशे में देख के बोलता हूँ तुम कौन हो। तो ये अलग अलग किस्म की कॉमेडी है। बहुत आई थिंक खेल में अलग किस्म की कॉमेडी थी। मैंने एक फिल्म की थी मस्त कलंदर, उसमें वो पंख का रोल किया था, उसमें अलग किस्म की कॉमेडी थी। कॉमेडी के लिए किरदार ढूंढना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने भी मेरे दिल जो मैंने ऐसे ऐसे किया था, वो मैंने, मेरे एक चाचा जी थे मरहूम, अब नहीं रहे, उनका गेटअप लिया था मैंने। जब भी उनको पैसों की बात करते थे कहते ओए 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 ऐसे करते थे। दिल है कि मानता नहीं, जिसमें मैंने पूजा भट्ट के फादर का रोल किया था, वो शरद पांडे करके एक डॉक्टर, चंकी पांडे के फादर थे, उनका गेटअप वैसा था। मैंने आम जिंदगी से ये आपने सीन दिखाया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सीन ऑटोबायोग्राफिकल है। जो तस्वीरें लगी हुई हैं ना, जो शाहरुख खान मिलाता हूँ, ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे ये, तो मैंने अपने रियल चाचा जी का नाम लिया था, द्वारका नाथ जी का, जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो मैंने कहा कि यश जी मैं अपने चाचा जी को एक अमर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ज़रूर अमर करो। तो मैंने कहा ये द्वारका नाथ जी हैं, ये ब्रिजनाथ जी हैं, ये मोहनलाल जी हैं। तो मुझे लगा कि ये जब पिक्चर मेरे रिश्तेदार देखेंगे, द्वारका नाथ जी देखेंगे, तो बहुत गुस्से हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे खत लिखा, बोले बेटा थैंक यू, तूने मुझे अमर कर दिया। तो ये सब ज़िंदगी से मिलते हैं कॉमेडी के किरदार। और इफ़ यू डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली, इट्स इजी टू लाफ अबाउट इट। ये सारे आपने किरदार अच्छे वाले आपने गिना दिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी आपकी फिल्में हैं जो आई और चली गई जी। अरे वो मैं आपको गिनवा देता हूँ जी। पाप का अंत, मेरा पति सिर्फ मेरा है, उम्र 55 की, दिल है बचपन का, आसमान से गिरा, आज की औरत, कायदा कानून, तड़ी पार, इज्जत की रोटी, दिल का डॉक्टर, मिस्टर बेचारा। दर्जनों ऐसी फिल्में हैं जो कब आई कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। ये आपने कम लिस्ट बनाई है। 327 में से कम 200 फिल्में ऐसी हो सकती हैं जो कब आई कब चली गई। मगर मैं शायद बहुत कम एक्टर्स में से एक ऐसा एक्टर हूँ जिसमें आप 100 फिल्मों के नाम गिना सकते हैं जो काबिल तारीफ़ हैं और जो ज़िंदगी भर याद रहने वाली हैं। देखिए लाइफ में 90% मोनोटनी होती है, 10% एक्साइटमेंट होती है। मुझे लगता है कि आप रोज़ जो खबर पढ़ते हैं, रोज़ तो नहीं आप ढूंढ सकते कि आज प्रिंस जो है वो खड्डे में कूद गया। रोज़ तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिजनेस में या प्रोफेशन में एज पार्ट ऑफ प्रोफेशन करनी पड़ती हैं और आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैम। हर चीज़ में अगर मैं सारांश जैसी फिल्में करता तो पिछले 22 साल में 327 फिल्मों की जगह मैंने 4 फिल्में की होती। मैं अपने आप को इतना कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन ये सच नहीं है कि आप कई बार ऐसे रोल सिर्फ प्रोफेशनल कंपल्शन की वजह से नहीं, यारी दोस्ती निभाने के लिए आप कर लेते हैं? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी फिल्में। सतीश कौशिक के लिए आपने रोल जो किया था, सतीश कौशिक मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कहेगा कि मैं रोल कर मेरी फिल्म में, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मोहब्बतें में आपने जो यश चोपड़ा जी के लिए रोल किया था। यश चोपड़ा जी तो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। यश चोपड़ा जी क्या, रजत जी, आप मेरे को कोई कहेंगे एक फिल्म में जाके संतरी बन के खड़ा हो जाए, मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि दोस्ती निभाना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है।
लास्ट राउंड जनता के सवालों का, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा ठीक, आप फर्स्ट रो में। जैसे अनुपम जी, आप जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव है कि आपको इंडिया का बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आपने सारे जो प्रोग्राम्स हैं, मूवीज़ हैं, इस तरह की की हैं। तो आपने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की क्यों नहीं सोची? उसमें तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता। नहीं। आप जो मेरी तारीफ कर रही हैं, ये तारीफ करना बंद कर देंगे अगर मैंने तारीफ लायक आपका कैरेक्टर है। नहीं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग सच वंडरफुल थिंग्स अबाउट मी, बट मैं पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना। उनका कहना है कि आप सिर्फ फिल्मों में गांधी नेहरू बनने की कोशिश कर रहे थे, असली जिंदगी में कोशिश करके देख लीजिए। मैंने आजकल के नेता देखे हैं, आजकल के नेता में किसी में नेहरू और गांधी की क्वालिटी नहीं है। नहीं है, लेकिन आप वो ला सकते थे। और जो नेहरू गांधी बनना भी चाहते हैं, सिस्टम उनको वो बनने नहीं देता है। मैं खुश हूँ, मैं जो मुझे काम करने होते हैं देश के लिए, अपने लिए, जनता के लिए, वो मैं बिना नेता बने, बिना पॉलिटिक्स में जाए भी कर सकता हूँ। अब इतना हंसते क्यों? बस इतना ही सवाल है। आपको हंसना अच्छा लगता है बेटा? मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं हंसता हूँ, और आपको हंसाने के लिए भी हंसता हूँ। अच्छा होता है हंसना, जो है रोने से बेटर होता है। क्या कह रही हैं? थैंक यू बेटा। जिंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है, हर पल को, और बस ऐसे ही हंसते रहिए। देखिए कितना बच्चे ने कितना लॉजिकली सिंपल सवाल पूछा कि आप इतना हंसते क्यों हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड हैव गॉट। थैंक यू वेरी मच। आपने वाकई में बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, जनता को हंसाया, लोगों का दिल जीत लिया। आपकी अदालत में जनता के जज अनुराग बत्रा का फैसला सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हमने अनुपम खेर से सफाई मांगी, उनकी सफलताओं के बारे में, उनके फेलियर्स के बारे में। हमने उनसे पूछा उनके एक्टिंग करियर के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में, उनके थिएटर के बारे में, उनके बालों के बारे में, और उनके फेल हुए प्यार के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज अनुराग बत्रा के फैसले का। अनुपम खेर जी पे जितने इल्ज़ामात लगाए गए, वो सारे इल्ज़ामात अनुपम खेर जी ने बड़े बखूबी से उनके बारे में जवाब दिया। और मैं कहना चाहूँगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू गेट द लीडर्स यू डिज़र्व। और मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको वी गॉट ए एंटरटेनर दैट वी डिज़र्व। अनुपम खेर इज़ नॉट ओनली एन एंटरटेनर बट ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। एक बहुआयामी प्रतिभाशाली इंसान है जिनमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। सो जितने भी इन पे इल्ज़ामात लगाए गए वो सही नहीं है, और मैं इनको बाइज्जत बरी करता हूँ। इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ अनुपम खेर जिस तरह के एंटरटेनर हैं, उसी तरह से जनता को हंसाते रहेंगे, लोगों का दिल जीतते रहेंगे, देश का नाम दुनिया भर में रोशन करते रहेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए